Hello my dear students, welcome to all of you. I will study about fundamental force, physics, fundamental force. देखिए फंडामेंटल फोर्स there are following type of fundamental force: mental force, first gravitational force, gravitational force. Next, electrostatic force, electrostatic force. Nuclear force, magnetic force, magnetic force. Next, weak nuclear force, weak nuclear force. देखिए नेचर में कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स first of all given by Newton's. First of all given by Newton. उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने बताया दो पार्टिकल है पर ए सर्टेन डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, इनके बीच जो है ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. इसकी वैल्यू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. इट मीन्स दैट m1 और m2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. और हर एक पार्टिकल के लिए बिल्कुल ये ट्रू है. और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इनके अकॉर्डिंग if two object or body situated at certain distance
distance, then force of attraction, then force of attraction will be operate. Value of force is directly proportional to value of force directly proportional to product of their mass, product of their mass, and inversely proportional to square distance between two masses. Square distance between two masses is called gravitational force. Gravitational force. देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर एफ और 1/r स्क्वायर में अगर ग्राफ लिया जाए ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। दूसरा कंडीशन है एफ और आर स्क्वायर में ग्राफ लिया जाए, आर में ग्राफ लिया जाए, सेकेंड डिग्री का ग्राफ मिलता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सेकेंड डिग्री ग्राफ, सेकेंड डिग्री ग्राफ, डिग्री ग्राफ सेकेंड डिग्री का ग्राफ मिलता है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या है बेटा? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ऑलवेज attractive force in nature, attractive force in nature, बेटा ऑलवेज जो है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद रखिएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, इट इज not depend on the medium, the medium के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। चाहे एयर में दो बॉडी को सेम डिस्टेंस में रखा जाए या वाटर में रखा जाए, किसी भी मीडियम में
फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, नेचर सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेक्स्ट, it is a conservative force, conservative force, conservative force. What is the conservative force? It means that work done not depend on the followed path, followed path के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और मैंने आपको बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स तीन ही फोर्स होता है। कौन कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ये तीन जो है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जो फॉलोड पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे एनर्जी को क्या करता है, मास कराता है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स it is a central force, it is a central force, central force, central force। नेक्स्ट देखिएगा, it is follow inverse square law, inverse square law, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? सारे कैरेक्टर से क्वेश्चन आ चुका है। इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। Next, it is not depend, not influence, influence influence by other body, other body। मतलब दो पार्टी के बीच अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, अगर उसके आसपास कोई तीसरा पार्टी लग दिया जाए तो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने क्या बताया बेटा? इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, it is follow inverse square law, it is central force, it is always attractive force, it is the weakest force in the nature। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है जो वीकेस्ट होता है, तो आंसर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना सेंट्रल फोर्स होता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स है इसके। फिर हम बात करते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नोट में लिख लीजिए इसे, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स होता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, आपसे कहा जाए कि कोलिजन फोर्स, आल्सो एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कोलिजन, दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है,
collision force is the contact force फिर अगर आपसे पूछा जाए टेंशन फोर्स क्या होता है बेटा, टेंशन फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स होता है। टेंशन फोर्स is also contact force याद रखना बेटा। सेंट्रल टेंशन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है, और दो बॉडी का कोलिजन हो रहा है वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स होता है। ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। आइए ये क्वेश्चन मैं देता हूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। Which of the following is not characteristics of gravitational force? पहला है, it is conservative force, it is weakest force, it is central force, it is depend on the medium। आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट, which is the weakest force in nature? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, none of these। आंसर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रो फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने दिया था बेटा, किसने दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? कूलॉम्स ने दिया था, कूलॉम्स ने दिया था। और चार्ज की खोज किसने किया था? चार्ज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया बेटा, कह रहा है दो चार्ज Q1 एंड Q2 r डिस्टेंस पे होते हैं, इनके बीच एक फोर्स काम करता है, इसकी वैल्यू F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r²। F की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा? Q1
Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे F R स्क्वायर इनवर्सली इट इज आल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर ये फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, व्हाट इज द के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट्स वैल्यू क्या होती है, 1 to इनफाइनाइट। फॉर एयर के लिए क्या होता है भाई, E की वैल्यू 1। फॉर मेटल के लिए E की वैल्यू इनफाइनाइट। क्या करना, K की वैल्यू इनफाइनाइट मेटल के लिए होती है। बेटा अगर आपसे पूछा जाए दो चार्ज है Q1 और Q2 और इसके बीच जो है इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इसके फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनफाइनाइट। फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू कब, जब इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इनके बीच इंट्रोड्यूस किया जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, याद रखना। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो आप जानते हो कि पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे निकल करके निगेटिव पे आती है। बेटा जो है पॉजिटिव से लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, इसके पास मिल नहीं रही है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर फाइनाइट लेंथ का ब्रेथ का रख दिया जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो इसके बीच इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाता है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है और इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाता है, d माइनस t रूट k हो जाता है। मान लीजिए पूरा d है और t मोटाई का अगर रख दिया जाए इफेक्टिव डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस। बेटा दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। दो चार्ज है और इनके बीच में इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर फाइनाइट लेंथ का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए टी थिकनेस का तो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाता है और फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइए हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, और सब आप जानते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स होता है। दो चार्ज के बीच अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो तीसरे चार्ज से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नेबरिंग चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये याद रखना, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। सिमिलर चार्ज attract to each other, repel to each other and dissimilar charge attract to each other। मतलब निगेटिव पॉजिटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स
याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स अभी मैंने बताया था कि फॉलोड पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो तो वर्क डन की वैल्यू जो है सेम होती है, चाहे उसका पाथ जो भी हो जाए। नेक्स्ट, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स याद रखना बेटा, ये भी लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखना बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन stronger than gravitational force. Gravitational force. It is non-contact force. Contact force, non-contact force. Next, it may be attractive or repulsive force. Attractive or repulsive force. Force. Opposite charge attract to each other. Attract to each other. And similar charge repel to each other. Repel to each other. Next, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F और 1 अपॉन R स्क्वायर में ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। फिर F और R में सेकेंड डिग्री ग्राफ। सेकेंड डिग्री ग्राफ याद रखना। ये स्लोप क्या देगा भाई? स्लोप किसके प्रोपोर्शनल होगा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन 1 बाई R स्क्वायर। tan थीटा लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। आपके एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर डाइलेक्ट्रिक F और 1 बाई K में कैसा ग्राफ?
इट इज ए स्ट्रेट लाइन। एफ और के में बताओ भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ मैंने कई बार बताया है और ग्राफ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करिए। If a two electron at certain distance, at certain distance which statement is correct about पहला force of repulsion occurs बी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन occurs force of attraction and force of repulsion both occurs और डी है none of these। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या होगा बेटा? आंसर इज सी। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है। गलत की बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो बताया था न्यूटन ने, कोई भी बॉडी है उसमें अगर उसका मास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही 100% काम करेगा वहाँ पे। गलत की बात है यहाँ पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आंसर सी है। Which is the non-contact force? Non-contact force पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी फ्रिक्शन फोर्स, डी ए एंड बी। क्या भाई? ए एंड बी। आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट।
which is the strongest force Nuclear force. in the nature. पहला न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स नेक्स्ट, पहला सही है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स का दूसरा नाम क्या है भाई? एक्सचेंज फोर्स, लिख लीजिएगा एक्सचेंज फोर्स। अदर नेम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, अदर नेम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स is known as exchange force. Exchange force. Exchange force. Exchange force. आइए हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है characteristic of nuclear force. Nuclear force देखिए पहला कैरेक्टर क्या है? इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स it is not a central force not follow inverse square law. It is not follow inverse square law. Inverse square law. It is not a conservative force. Not a conservative force. Conservative force. It is not depend on the charge. It is not depend on the charge. Neutron and proton held together by nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स क्या करना बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है किस फोर्स से आपस में बंधे होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स का अदर नेम मैंने अभी बताया है एक्सचेंज फोर्स। और न्यूक्लियन क्या होता है? व्हाट इज द न्यूक्लियन? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर नोन एज न्यूक्लियन which are present in the nucleus. That is called nucleons. That is called nucleons. तो ये मेन कैरेक्टर्स है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, याद रखना। एक और यहाँ पर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, याद रखना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। हो गया भाई?
नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्या आंसर भाई? कैसे बी हो गया? जी की वैल्यू पर एफ इक्वल टू है, आ चुका है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। 1 मीटर है, 1 kg है, 1 kg है। फोर्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट। Which of the following statement correct about friction force?
क्या होगा भाई? क्लियर? ऑल ऑफ दिस, देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, रोलिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following friction force, which of the following friction force known as self-adjusting friction force? Friction force, static friction force, static friction force, इसका क्लास static। चलो देखो यहाँ पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? देखो यहाँ पे दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, और इसके बीच का डिस्टेंस r है। पोल स्ट्रेंथ m1 है, पोल स्ट्रेंथ है, वैल्यू क्या होता है बेटा? F इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई μ1 μ2 अपॉन r स्क्वायर। याद रखना r स्क्वायर। m1 m2 क्या है बेटा? m1 m2 पोल स्ट्रेंथ है, पढ़े हम दो, m इक्वल टू m इंटू 2m। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है और ये पोल स्ट्रेंथ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। सीजीएस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम, हाँ सीजीएस सिस्टम में डीवाई होती है, डीवाई 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 होती है। और एमजीएस सिस्टम में
कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, याद रखना कूलाम इंटू मीटर। M1 M2 क्या है बेटा? पूल स्ट्रेंथ है, पूल स्ट्रेंथ, पूल स्ट्रेंथ है। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, बिटवीन टू पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर, याद है ना? दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो बेटा जो है F की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बेटा अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेट को हैंग किया जाए तो किस डायरेक्शन में इसके होता है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये कंसीडर किया जाता है कि अर्थ के अंदर जो है एक प्रकार का नेचुरल मैग्नेट है, और उस नेचुरल मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ है, उल्टा है, साउथ की तरफ है, और साउथ पोल जो है नॉर्थ की तरफ है, उल्टा है, उल्टा सोचा जाता है। और आप जानते हो कि मैग्नेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, याद रखिए इंटर में थोड़ा सा दे रखा है आपके उसमें कि अर्थ के अंदर जो है क्रोड होते हैं और उसमें मोल्टेन मेटल आयंस होते हैं। वो मेटल आयंस क्या होते हैं? पृथ्वी के साथ जो है मोशन करते हैं। और आप जानते हो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि तुम्हारा मैग्नेट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो मैग्नेट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इसके रीजन के बारे में अभी तक कुछ विशेष तथ्य सामने नहीं आया है, याद रखिएगा। तो दो पोल आपस में अगर सिमिलर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो आपस में क्या करेगा? रिपेल करता है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो अट्रैक्ट करता है, याद रखना नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सिमिलर पोल रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मैग्नेट को बाइट किया जाए, बीट किया जाए, पीटा जाए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। मैग्नेट को अगर हीट किया जाए तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें बताइए। कहते बेटा जो है 1 लीटर इंटू 1 एटीएम, 1 लीटर इंटू 1 एटीएम किसकी यूनिट होती है? 1 लीटर इंटू 1 एटीएम वर्क की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। कैलोरी किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। अर्ग किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो याद रखना 1 लीटर इंटू एटीएम में कितने जूल होते हैं? हाउ मेनी जूल? 1 लीटर इंटू 1 एटीएम। कब याद करोगे तुम लोग? याद करिए तब जाकर के कुछ। 1 लीटर इंटू 1 एटीएम 101 जूल, याद रखना 101 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल। 1 जूल इक्वल टू 7 समझ रहे हैं ना? कल मैं पढ़ा रहा था फिजिक्स, एक लड़का कहा कि सर एक
एनर्जी की कई सारी यूनिट कैसे हो जाती है? हमने कहा तुम्हारा स्कूल के नाम अलग है, घर का नाम अलग है, और तुम्हारे जो दोस्त नाम रख देते हैं वो अलग हो जाता है। उसी तरह से इनका भी नाम हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।